26 जनवरी 1950 21 तोपों की सलामी के साथ तिरंगा फहराते हुए देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्वतंत्र भारत का संविधान लागू किया। वही संविधान जिसने भारत में प्रजातंत्र की नींव रखी, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है और जिसके बल पर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की नींव टिकी हुई है। उस दिन भारत के नए युग की शुरुआत के साक्षी करोड़ों भारतीयों सहित प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और सी गोपालाचारी जैसे दिग्गज बने। महज 3 वर्षों पर आजादी की सुबह देखने वाले भारत ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर दुनिया को अपनी संप्रभुता की झलक दिखाई। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। अगर हम इतिहास के पन्नों को टटोलें तो इस संविधान के बनाने की नींव करीब 2 दशक पहले ही रखी जा चुकी थी और भारत के इतिहास में 26 जनवरी की तारीख का एक अलग ही महत्व था। इसलिए तो 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हो जाने के बावजूद 2 महीने बाद इसे 26 जनवरी को ही लागू किया गया और देश ने पहला गणतंत्र दिवस मनाया। लेकिन 26 जनवरी ही क्यों? कैसे बनाया गया था भारत का संविधान? क्यों इतनी बड़ी संविधान ड्राफ्टिंग समिति के बावजूद सिर्फ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही संविधान का जनक माना जाता है? और कैसे मनाया गया था पहला गणतंत्र दिवस? जानेंगे आज के इस दिलचस्प वीडियो में। आज से करीब 125 साल पहले भारत आजाद नहीं था। कानून अंग्रेजों का था, फैसले अंग्रेजों के थे और न्याय वो सिर्फ किताबों में था। भारतीय अपने ही देश में मेहमान थे। अगर कोई अंग्रेज बेवजह किसी भारतीय की जान भी ले ले तो उससे कोई सवाल नहीं पूछा जाता। लेकिन अगर कोई भारतीय आंख उठाकर भी देख ले तो उसे राजद्रोही कहा जाता था। वही देश में ऊंच नीच, राजा प्रजा का भेदभाव भी काफी था। ऐसे में आजादी का मतलब सिर्फ अंग्रेजों को भगाना नहीं था, बल्कि आजादी का मतलब था अपनी इज्जत वापस पाना। और इसके लिए भारत को उम्मीद की किरण दिखी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। जब ब्रिटेन ने खुद भारतीयों से मदद मांगी तो देशवासियों ने इसे एक सुनहरा मौका समझा। हजारों भारतीय सैनिक अंग्रेजों की तरफ से मोर्चे पर लड़े। लाखों लोगों ने धन, अनाज और संसाधन दिए। हर किसी के मन में बस एक उम्मीद थी, युद्ध खत्म होगा तो अंग्रेज अपना वादा निभाएंगे और भारत को आजादी मिल जाएगी। लेकिन ये भरोसा भी अन्य वादों की तरह छलावा ही निकला। अंग्रेजों ने आजादी देने के बजाय भारत सरकार अधिनियम 1919 लागू कर दिया। नाम भले ही सुधार का था, लेकिन असल में ये अंग्रेजों की सत्ता को और मजबूत करने की एक नई चाल थी। देश के कुछ प्रांतों में दोहरी शासन व्यवस्था लागू हो गई, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि जैसे सामान्य विभाग भारतीय मंत्रियों को सौंप दिए गए, जबकि सेना, रक्षा और विदेशी मामले जैसे असली अधिकार वायसराय के पास ही रहे। यानी जिम्मेदारी भारतीयों की, लेकिन ताकत अंग्रेजों की। इसी अधिनियम के नाम पर अंग्रेजों ने भरोसा दिलाया कि भविष्य में इसके प्रभावों की समीक्षा की जाएगी और यही बहाना बनाकर उन्होंने आगे साइमन कमीशन भेजा। साल 1928 में जब यह कमीशन भारत आया तो लोगों को उम्मीद थी कि अब शायद भारतीयों की राय सुनी जाएगी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इसी कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। यानी हमारे देश का भविष्य तय करने आए लोग भी विदेशी ही थे। बस यहीं से भारतीयों का सब्र टूट गया और सड़कों पर खुला विद्रोह शुरू हो गया। सड़कों पर साइमन गो बैक के नारे गूंजने लगे। लाला लाजपत राय ने इस विरोध की आगवानी की। ब्रिटिशर्स ने लाठी चार्ज कर दी और गंभीर चोट आने से वो शहीद हो गए। यहाँ एक बात साफ हो गई कि अंग्रेज भारत को आजादी नहीं देंगे, उससे छीननी पड़ेगी। साइमन कमीशन की रिपोर्ट के बाद देश के हालात इतने बिगड़े कि अंग्रेजों को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी। लेकिन उसमें भी देश के सभी वर्गों और नेताओं की भागीदारी नहीं हो सकी, इसलिए वो बैठकें बेअसर साबित हुई। एक तरफ अंग्रेज भारतीयों को फिर से समझौते के जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे थे और दूसरी तरफ देश के क्रांतिकारी और नेता चुपचाप एक बड़े सपने को आकार दे रहे थे। अब फैसला हो चुका था, अगर अंग्रेज हमें हमारा हक नहीं देंगे तो हम खुद अपना संविधान बनाएंगे, अपने नियम लिखेंगे और अपने देश की तकदीर खुद तय करेंगे।
साल 1928 में मोतीलाल नेहरू समेत 8 कांग्रेसी नेताओं ने एक संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया, जिसकी नींव 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में तय की गई थी। इस तरह स्वतंत्र भारत के संविधान की रूपरेखा सजने लगी। समय का पहिया आगे बढ़ता चला गया। अगले साल लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मीटिंग हुई। क्रांतिकारी थक चुके थे डोमिनियन स्टेटस जैसे आधे अधूरे वादों से, और अब कांग्रेस ने फैसला कर लिया कि भारत पूर्ण स्वराज चाहता है और इसके लिए एक तारीख चुनी गई 26 जनवरी 1930। ये वही दिन था जब ये संकल्प लिया गया था कि भारत अब खुद की मर्जी का मालिक होगा। इस दिन देश के हर कोने में लोगों ने अंग्रेजी झंडों को नहीं बल्कि अपने आत्मसम्मान को सलाम किया। किसी ने भारत का तिरंगा फहराया तो किसी ने आजादी के लिए जान न्यौछावर करने की शपथ ली। और 2 महीने बाद महात्मा गांधी ने दांडी सत्याग्रह छेड़ दिया, जिससे भारत में अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिल गई। फिर इतिहास ने एक और करवट ली और लागू हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और ये एक ऐसी नींव थी जिसके ऊपर आज के भारतीय संविधान की पूरी इमारत खड़ी हुई है। प्रांतीय स्वायत्तता, चुनाव व्यवस्था, प्रशासनिक ढांचा, बहुत सी व्यवस्थाएं पहली बार इसी एक्ट के जरिए तय हुई। ऐसा लग रहा था जैसे आजादी की सुबह बस आने ही वाली है, लेकिन इस सुबह के साथ एक धुंध भी थी। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच मतभेद गहराते जा रहे थे। विचारों की खाई इतनी चौड़ी हो चुकी थी कि छोटे छोटे मुद्दों पर भी सहमति बनाना मुश्किल हो गया था। फिर भी इन सब राजनीतिक तनातनी के बीच भारतीय नेता अपने असली लक्ष्य आजादी और अपने संविधान की तरफ बढ़ते रहे। दूसरे विश्व युद्ध के दौर तक आते आते माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। साल 1945 में अलग अलग दलों की सहमति से संविधान का एक प्रारूप तैयार किया गया, जिसमें पहली बार हर वयस्क को वोट देने का अधिकार, स्वतंत्रता, समानता और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा जैसे सिद्धांतों को जगह दी गई। यानी देश अब सिर्फ अंग्रेजों से आजादी नहीं बल्कि एक न्यायपूर्ण व्यवस्था चाहता था। इसी बीच भारत छोड़ो आंदोलन की गूंज और आजाद हिंद फौज की निर्भीकता ने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी। उन्हें समझ आ गया कि अब भारत पर ज्यादा दिन राज करना नामुमकिन है। जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन तेज होता गया, ब्रिटिश हुकूमत पर संविधान सभा बनाने का दबाव बढ़ता गया। आखिरकार वो ऐतिहासिक दिन आया 9 दिसंबर 1946। नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में संविधान सभा की पहली बैठक हुई। उस दौर के लगभग सभी बड़े नेता इसमें मौजूद थे, सिवाय महात्मा गांधी के। वहीं मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग को लेकर इस बैठक का बहिष्कार कर दिया, इसलिए शुरुआत में केवल 207 सदस्य ही शामिल हो सके। सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बने और HC मुखर्जी तथा TB कृष्णमाचारी को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। धीरे धीरे संविधान सभा अब एक सपने को हकीकत में बदलने की तैयारी कर चुकी थी। और फिर आया वो सुनहरा दिन 15 अगस्त 1947। सदियों की गुलामी की बेड़ियां टूटी और भारत ने आजादी की पहली सांस ली। पूरे देश में जश्न का माहौल था। उसी रात जवाहरलाल नेहरू ने देश को संबोधित किया। उनका ऐतिहासिक भाषण ट्रस्ट विथ डेस्टिनी। आज भी इतिहास के पन्नों में यह भाषण दर्ज है। लेकिन आजादी के साथ जिम्मेदारियां भी कई गुना बढ़ गई थी। अब चुनौती सिर्फ शासन चलाने की नहीं थी, बल्कि एक ऐसा संविधान बनाने की थी जो करोड़ों लोगों की उम्मीदों, अधिकारों और भविष्य को सुरक्षित कर सके। सामग्री की कमी नहीं थी, लेकिन सही विचारों का चयन, उन्हें एक मजबूत ढांचे में ढालना, यही असली परीक्षा थी। और अब भारत उस परीक्षा के लिए पूरी तरह तैयार था। अब संविधान के फर्स्ट ड्राफ्ट या मसौदा जिसे BN राव ने तैयार किया था, उस पर गहराई से विचार करने के लिए संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को एक ऐतिहासिक संकल्प पारित किया और प्रारूप समिति का गठन किया। इस समिति की कमान सौंपी गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। उनके साथ 6 और सदस्य थे, लेकिन नेतृत्व ऐसा कि पूरी दिशा ही बदल गई। अब काम सिर्फ कागज पर कानून लिखने का नहीं था, बल्कि करोड़ों भारतीयों के भविष्य की तकदीर लिखने का था। इसी दौरान राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता, तिरंगे ध्वज का चयन, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत जैसी ऐतिहासिक बातों पर भी फैसले लिए गए। अंबेडकर और उनके साथियों ने दुनिया के करीब 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया, हर अच्छे प्रावधान को समझा, परखा और भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से ढाला। लंबी बहसों, हजारों सुझावों और अनगिनत संशोधनों के बाद 4 नवंबर
दिसंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप सभा के सामने पेश किया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब चुनौती थी इस ऐतिहासिक दस्तावेज को किस तरह संजोया जाए। तब सामने आए मशहूर सुलेख कलाकार प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, जिन्होंने पूरे संविधान को अपने हाथों से बेहद सुंदर अक्षरों में लिखा। हर पन्ने को नंदलाल बोस के मार्गदर्शन में शांति निकेतन के कलाकारों ने सजाया। इस तरह संविधान सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि कला और विचार का अद्भुत संगम बन गया। कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिनों की अथक मेहनत के बाद ये महान दस्तावेज तैयार हुआ और 26 नवंबर 1949 को आधिकारिक रूप से पारित किया गया, जिस पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, जिनमें 15 महिलाएं भी शामिल थीं। अब सवाल था इसे लागू किस दिन किया जाए, और तब इतिहास की यादों ने रास्ता दिखाया। 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया था। उसी अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए 26 जनवरी की तारीख चुनी गई, ताकि आजादी का सपना और संविधान की हकीकत एक ही दिन जुड़ जाए। जहां तक प्रारूप समिति की बात है, कहा जाता है कि 7 सदस्यों की उस टीम में लगभग 90% काम अकेले डॉक्टर अंबेडकर ने संभाला। खराब स्वास्थ्य, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जैसी परेशानियों के बावजूद वो दिन रात जुटे रहे। संविधान सभा में घंटों खड़े होकर धारा हर अनुच्छेद को धैर्य से समझा। शुरुआती चरण में ही 2500 से ज्यादा संशोधन किए गए। इतना सब करने के बावजूद उन्होंने कभी इसका श्रेय अकेले नहीं लिया। यही उनकी असली महानता थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें संविधान का कुशल पायलट कहा। उनके निधन के बाद जवाहरलाल नेहरू ने स्वीकार किया कि संविधान निर्माण में जितनी मेहनत और समर्पण अम्बेडकर ने दिखाया, उतना शायद किसी और ने नहीं। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया, जिसे आज हम संविधान दिवस के रूप में जानते हैं। अगले ही साल 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर भारत एक संपूर्ण गणतंत्र बन गया। इसलिए 26 जनवरी सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि उस दिन की याद है जब भारत ने खुद को खुद के नियमों से चलाने का अधिकार पाया। अब सवाल आता है कि आखिर गणतंत्र दिवस मनाने की परंपरा शुरू किसने की थी? तो इसका जवाब हमें सीधे ले जाता है आजाद भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की ओर। 26 जनवरी 1950 की वो ऐतिहासिक सुबह जब दिल्ली की ठंडी हवा में एक नया जोश था, एक नई पहचान थी। ठीक सुबह के समय 21 तोपों की सलामी गूंजी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तिरंगा फहराकर आधिकारिक रूप से भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया। उसी क्षण भारत ने दुनिया को यह संदेश दिया कि अब यह देश किसी विदेशी ताकत या ब्रिटिश क्राउन के अधीन नहीं है, बल्कि अपने संविधान और अपने चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा चलेगा। और उसी ऐतिहासिक पल से 26 जनवरी हर साल भारत के गणतंत्र दिवस के रूप में मनाई जाने लगी। इंडिया के पहले रिपब्लिक डे के दिन सबसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति भवन से एक भव्य जुलूस के साथ निकले। घोड़ों से सजी बग्गी, सेना के दस्ते, बैंड की धुन, पूरा माहौल किसी ऐतिहासिक फिल्म के दृश्य जैसा लग रहा था। वे इरविन स्टेडियम, आज के नेशनल स्टेडियम पहुंचे, जहां औपचारिक समारोह आयोजित हुआ। वहां सेना के तीनों अंग, थल, नौ और वायुसेना ने सलामी दी। राष्ट्रगान की धुन बजते ही पूरा मैदान एकदम शांत हो गया और तिरंगा आसमान में लहराने लगा। उस पल करोड़ों भारतीयों की आंखें नम थी, क्योंकि पहली बार ये झंडा किसी साम्राज्य का नहीं बल्कि पूरी तरह अपने गणराज्य का प्रतीक बन चुका था। इसके बाद सैनिकों की परेड, सांस्कृतिक झांकियां और देश की विविधता को दर्शाने वाले कार्यक्रम हुए। ये परंपरा आगे चलकर हर साल की भव्य राजपथ परेड में बदल गई। लेकिन उस पहले समारोह की बात ही अलग थी, क्योंकि उस समय कम दिखावा, भावनाएं ज्यादा थी। लोगों को सिर्फ ये एहसास था कि अब देश सच में उनका है। तो मित्रों, अगर आपको भारत की आजादी दिलवाने वाले लाखों करोड़ों क्रांतिकारी और हमारा संविधान लिखने वाले बाबा साहब आम्बेडकर पर गर्व है, तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत का नारा जरूर लगाइए। इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक और शेयर कीजिए, ताकि हर भारतीय को गणतंत्र दिवस की अहमियत समझ में आए। और महान भारत के इतिहास से जुड़े ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।